Hello students, good morning to all. So in today's video we are going to discuss about possession of finder of goods. ये आपके LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एक टॉपिक है पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे. सो पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में बेसिकली हम उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइंडर ऑफ गुड्स होता कौन है. तो who is known as a finder of goods? A finder of good is a person who finds the goods of another प्रिज्यूमेबली नॉट नोइंग द ट्रू ऑनर एट दैट टाइम. यानी कि ऐसा एक इंसान जिसको कोई लॉस्ट गुड्स यानी कोई गुमे हुए गुड्स मिले हैं और वो उस जिस वक्त उसको मिले हैं वो उसको ट्रू ओनर को पहचानने में असमर्थ रहा है, तो हम क्या मान लेंगे कि दैट पर्सन हु इज नाउ इन द पोजेशन ऑफ दैट गुड विल बी टर्म्ड एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स. यानी अब जिसके पोजेशन में वो गुड्स आ चुके हैं हम मान लेंगे कि वो कौन है, फाइंडर ऑफ गुड्स हैं. ठीक है. फाइंडर ऑफ गुड्स जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं दैट इज इन सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें ये बताया गया है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो जो गुड्स की कस्टडी रखेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी, इट विल बी सेम एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली. यानी जब हमने बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो मैंने बताया था कि बेली जो है वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द गुड, लाइक टू टेक केयर, टू नॉट डू एनीथिंग विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. तो वो सारी की सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 किसकी होंगी, फाइंडर ऑफ गुड्स की भी होंगी. यानी फाइंडर ऑफ गुड्स की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी लाइक एज अ बेली. ठीक है. अब नेक्स्ट है 151 में जब हम बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो बेली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है. तो बेली हैज़ ऑल द ड्यूटी टू टेक केयर दोज गुड एज इफ दोज गुड्स आर ऑफ हिमसेल्फ, राइट. तो जैसे खुद के गुड्स की अपन देखभाल करते हैं वैसे ही बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि 151 में दी गई है. और 151 ये भी कहता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की भी जो ड्यूटी है वो बेली की तरह ही होगी. तो बेली का जो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी, फाइंडर ऑफ गुड्स की भी उसी तरह से ही होगी उन गुड्स के प्रति, राइट. अब देख लेते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स. तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ा था उसमें हमने बेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, फाइंडर ऑफ गुड्स की भी होगी. ऐसे ही जो हमने बेली के राइट्स वहाँ पे पढ़े थे सेम राइट्स किसके होंगे, फाइंडर ऑफ गुड्स के होंगे. तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या राइट्स हैं जो बेली को अवेलेबल हैं वो फाइंडर ऑफ गुड्स को भी हैं. तो फर्स्ट है राइट टू लीन. राइट ऑफ लीन मैंने आपको पहले भी बताया है जिसको कहते हैं ग्रहणाधिकार का अधिकार. इसको अपन सेक्शन 170 इस 168 में डिटेल में दिया गया है. वो उसका मतलब है द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू sue the owner for goods for compensation if any trouble or expenses has been caused by him to preserve those goods, right. तो सेक्शन 168 ये कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि फाइंडर ऑफ गुड्स का जो राइट है वो राइट ऑफ लीन है, यानी ग्रहणाधिकार का अधिकार है. और वो अधिकार जैसे मान लीजिए किसी ने किसी का कोई गुड्स थे वो लॉस्ट हो गए थे और किसी और को यानी फाइंडर ऑफ गुड्स को वो गुड्स मिल गए हैं, तो वो उन गुड्स के रिगार्डिंग उनके टेक केयर करने के रिगार्डिंग उन गुड्स के एवज में कोई कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता. क्या लिखा हुआ है, गुड्स हैज नो राइट टू sue the owner for compensation. He has only right to retain those goods until and unless that owner of the goods has not been paid the real expenses which has been incurred by the फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट. तो यानी कि फाइंडर ऑफ गुड्स अगर उन गुड्स को प्रिजर्व करने में कोई खर्चा करता है तो उसके एवज में वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं करेगा बल्कि क्या क्लेम करेगा, राइट ऑफ लीन का अधिकार. यानी कि वो क्या करेगा, उस गुड्स को अपने पास तब तक रखेगा जब तक कि उस गुड्स के ऊपर खर्चा जो हुआ है वो उसको कौन, जो उसका रियल ओनर है वो पे नहीं कर देता. तो इसी को अपन क्या कहते हैं, राइट ऑफ लीन भी कहते हैं. यानी कि
रोक लेने का अधिकार भी इसको कहा जाता है। रोकने का मतलब आप गुड्स को ओनर को नहीं दोगे, कब तक नहीं दोगे, जब तक कि वो कॉम्पनसेशन नहीं दे देता। लेकिन इस कॉम्पनसेशन के लिए आप उसको सू नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कोई वाद नहीं ला सकते हैं कोर्ट में। बस हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको रिटेन कर सकते हैं अपने पास, जब तक कि वो उसका पैसा हमको दे नहीं देता। इसी को क्या कहते हैं, राइट ऑफ लीन कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ एक्स द फाइंडर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू वाई हैज इंकर्ड एक्सपेंसेस टू प्रिजर्व अ गोल्ड चेन, यहाँ पे जो गुड्स है वो क्या है, गोल्ड चेन है। तो जो वाई एक्स है फाइंडर ऑफ गुड्स है और वाई जो है उस गोल्ड चेन का ओनर है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स जो है उस गोल्ड चेन को तब तक रिटेन करके रखेगा जब तक कि वो वाई से उस गोल्ड चेन को प्रोटेक्ट करने का खर्चा उससे वसूल नहीं ले देता है। तो वो उसको सू नहीं कर सकता है कॉम्पनसेशन के लिए, सिर्फ क्या कर सकता है, खाली वो उस गुड्स को यानी कि इस केस में गोल्ड चेन को रिटेन कर लेगा अपने पास, राइट। और कब तक करेगा, जब तक कि वो उससे उसका कॉम्पनसेशन नहीं ले लेता है, राइट। नेक्स्ट है, और दूसरा राइट क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स के पास, मे सू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड। स्पेसिफिक रिवॉर्ड का मतलब होता है अगर कोई किसी ने विशिष्ट इनाम रखा है फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए, तो जो राइट है फाइंडर ऑफ गुड्स का उस स्पेसिफिक रिवॉर्ड को क्लेम करने का भी हो जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ए है जिसको कोई वॉलेट मिला है जो कि किससे रिलेट करता है, बी से, और बी क्या करता है, उस वॉलेट को ढूंढ के लाने के लिए एक एडवर्टीजमेंट करता है कि जो कोई भी उस वॉलेट को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको 1,000 रुपये दूंगा। तो इस केस में क्या हो गया, स्पेसिफिक रिवॉर्ड क्रिएट हो गया जो कि बी ने अनाउंस किया था, और उसको किसको, ए को। जब ए उस पर्स को वापस बी को लौटा देता है तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू गेट दिस स्पेशल रिवॉर्ड। और इस केस में स्पेशल रिवॉर्ड क्या है, द सम ऑफ 1,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट क्या है, इफ फाइंडर ऑफ गुड्स इज अनेबल टू फाइंड ट्रू ओनर आफ्टर ड्यू डिलीजेंस देन ही may सेल द गुड्स। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स को ऐसा गुड्स मिल जाता है विच इज पेरिशेबल इन नेचर, यानी कि जो खराब होने की अवस्था में ऐसा कोई गुड्स है कि अगर उसको ज्यादा दिन अपने पास रखेगा तो वो खराब हो जाएगा, या उसको कह सकते हैं कि उसकी जो रियल वैल्यू है वो डिमिनिश होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इस केस में क्या करेगा, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो उसको सेल कर सकता है। लेकिन सेल कब करेगा, इफ ही इज अनेबल टू फाइंड द ट्रू ओनर आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, यानी उसने हर तक कोशिश करी है ट्रू ओनर को ढूंढने की, फिर भी अगर नहीं मिल पाया है तो वो उस गुड्स को सेल कर देगा। एक और केस है इसमें, दो चीजें, एक तो पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तब करेगा, एक अगर मान लीजिए किसी गुड्स की जो वैल्यू है वो 2/3 उसकी मार्केट वैल्यू से कम होने लग जाए, यानी कि जैसे कोई गुड्स है उसको मेरे को उसको बनाए रखने के लिए ही खर्चा उसकी खुद की वैल्यू से 2/3 ज्यादा हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, फाइंडर ऑफ गुड्स जो करेगा वो गुड्स को सेल कर देगा। 2/3 वैल्यू से ज्यादा खर्चे का मतलब ये है कि कोई एक मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक कोई चीज़ थी जो फाइंडर ऑफ गुड्स को मिल गई, लेकिन उसको रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर इतना खर्चा हो रहा है कि फाइंडर ऑफ गुड्स जो उसकी गुड की वैल्यू है उतना उससे भी ज़्यादा अगर खर्चा निकलने लग जाए तो इस केस में भी क्या करेगा, फाइंडर ऑफ गुड्स उस चीज़ को बेच देगा, और उसका उससे निकलकर जो भी उसको जो मिलता है वो सारा पैसा वो ओनर को दे देगा, अपना कॉम्पनसेशन या अपना जो भी उसका उसने खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किया है, उसको डिडक्ट करके, राइट। तो ये तीन तो क्या थी, मोटी मोटी ड्यूटी हैं किसकी, फाइंडर ऑफ गुड्स की। अब हम देख लेते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो ड्यूटीज में पहली ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू टेक रिस्पॉन्सिबल केयर ऑफ गुड्स। सी, ये जब मैंने आपको बेलमेंट पढ़ाया था तो मैं ये सारे सेक्शन आपसे बेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इनको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ड्यूटी टू टेक केयर लाइक रीजनेबल केयर करेगा एज अ प्रूडेंट पर्सन। जो एक आम आदमी से हम जब भी मान लीजिए उसका खुद का कोई गुड्स होता है तो वो उसकी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी बेली करता है, और बेली की तरह ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा, फाइंडर ऑफ गुड्स करेगा। सेम ये अपन 151 152 में पढ़ चुके हैं। नॉट टू मेक एनी अनऑथोराइज यूज, यानी कि अगर वो किसी काम को नहीं करने के लिए ऑथराइज है तो ऐसा काम फाइंडर ऑफ गुड्स भी नहीं करेगा। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेलमेंट में कि वो अपने गुड्स के साथ जो उसको लॉस्ट गुड मिले हैं वो उनको
मिक्स नहीं करेगा, अगर मिक्स कर देता है तो उसको सेपरेट करने में जो खर्चा है वो भी किसको भरना पड़ेगा, फाइंडर ऑफ गुड्स को ही भरना पड़ेगा। सेम रिटर्न ऑफ गुड्स, एज सुन एज ही फाइंड्स द ट्रू ओनर ऑफ दैट गुड्स then he is liable to return those goods, and if he is not returning those goods then the expenses incurred for retaining those goods will going to be bear by the फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम बेलमेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडर ऑफ गुड्स की होगी, राइट। तो आज की इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो बेलमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो जब भी आप ये पढ़ें सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को पढ़ें, राइट। उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो पहले आप उसको कंसिडर करें, फिर आप फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में जानें, राइट। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।